गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड आफ्टरनून भी होने वाली। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो मैटलैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स आपका सिलेबस में है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे और उसके बाद कुछ आपको मैटलैब के थ्रू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज पढ़ेंगे। जैसे मैटलैब के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। आवाज़ सभी को आ रही है मेरी? साउंड में किसी को दिक्कत तो नहीं है कुछ? चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटलैब होती क्या है, क्योंकि मैटलैब हम कहते रहते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। तो मैटलैब का मतलब आपका होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी, यानी कि एक ऐसी लैब होती है जिसमें मैट्रिक्स होती है, केवल मैट्रिक्स के ही फॉर्म में सारी कैलकुलेशन, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, कोई सर्किट हमें सॉल्व करना हो, कोई थ्योरम करनी हो, सारी चीज़ें हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म में ही इसके अंदर इनबिल्ट होती है। हमें उसको अपना जो भी हमारा स्वरूप है, चाहे वो सर्किट का हो, चाहे रजिस्टर का हो, इंडक्टर का हो, कैपेसिटर का हो, वो अप्लाई करना होता है। बाकी उसके बाद सारा काम हमारा इसका अपना जो सॉफ्टवेयर हमारा है इसके अंदर इनबिल्ट होता है। अब सबसे पहले मैटलैब को हमें ऑन करना होता है और मैटलैब में हमें सिमुलेशन वर्क करना है, यानी कि सर्किट्स को बना के उनको रन कराना है। सिमुलेशन का मतलब आपका होता है कि अलग अलग टाइप के सर्किट बना के, चाहे वो थ्योरम्स के बेस पे हों, रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्ट हों, पैरेलल में कनेक्ट हों, ओम का नियम हमें वेरीफाई करना हो, ओम्स लॉ वेरीफाई करना हो, बहुत सारे, मतलब आप नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैटलैब में सिमुलिंक एक आपका आइकन होता है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ से हमारी सिमुलिंक का लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो जाता है। यानी कि सिमुलिंक की पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी या लगेगी तो आप तुरंत उसको मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो यहाँ पे, कहीं भी आपको डाउट लगेगा तो। बाकी इसके बाद एक लेक्चर में अभी जूम से ट्राई करूँगा, जिससे हम इसका आपका एक वर्चुअल उसका वेरिफिकेशन देख सकें मैटलैब के थ्रू, अगर मैटलैब चल जाती है ठीक से तो। अब सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र में हमें जो मेन आइकन्स यूज़ करने होते हैं वो ये 3 होते हैं। सबसे पहले होता है सिंक, ठीक है। सिंक के बाद आपका सोर्स होता है और एक होता है सिम एस्केप। तो इन तीनों का हम डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए कि सिंक में क्या क्या होता है, सोर्स में क्या होता है, ऐसे ही हमारा सिम एस्केप में क्या क्या होता है। तो हमें जो यूजफुल है वो ये 2 कंपोनेंट चाहिए सिंक और सोर्स से, स्कोप एंड डिस्प्ले। यानी कि हम वैल्यूज़ को, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है तो डिस्प्ले यूज़ करेंगे, अगर ग्राफिकल वैल्यू देखनी है तो उसके लिए हम स्कोप यूज़ करेंगे। दोनों चीज़ें मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि डिस्प्ले हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखने के लिए, नंबर देखने के लिए, कितनी उसकी क्वांटिटी है। अगर उसका हमें ग्राफ देखना है, ग्राफिकल वैल्यू अगर हमें देखनी है, वेव फॉर्म देखनी है, तो उसके लिए हम स्कोप का यूज करते हैं। तो सिंक और सोर्स में से हमारे स्कोप और डिस्प्ले मेनली यूज होता है। बाकी आगे जैसे भी हम पढ़ेंगे इसको, अगर कुछ नया इसमें यूज होता है तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे उसको। उसके बाद हमें सिम एस्केप में सिम पावर सिस्टम को सेलेक्ट करना होता है। अब सिम पावर सिस्टम में जो हमारा मेन यूज होता है वो ये कंपोनेंट्स होते हैं। सिम पावर सिस्टम में सबसे पहले एलिमेंट्स आते हैं,
ठीक है। सिम पावर सिस्टम में सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स के बाद सोर्स हमारे रहते हैं, सोर्स के बाद हमारे मेजरमेंट हमारा आता है, और उसके बाद हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। अब एलिमेंट्स में हम सी ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, RL, LC, RC और RLC कोई सा भी सर्किट हम यूज कर सकते हैं, वो सारा का सारा हमारा इस RLC सीरीज ब्रांच में अवेलेबल रहता है। ये चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ, फिर भी एक बार आज हम ट्राई करेंगे। फिर सोर्स हमारे रहते हैं, चाहे हमें AC सोर्स लेना हो, चाहे हमें DC सोर्स लेना हो, तो वो हम सोर्स में से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये जो सिम पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। देन मेजरमेंट में हम दो चीज़ें मेनली मेजर करते हैं, करंट और वोल्टेज, यानी कि आपका एमीटर और वोल्टमीटर हमारा यहाँ पे यूज होता है, जिससे हम रेजिस्टेंस में मेनली करंट कितनी जा रही है और उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो हम यहाँ से मेजर करते हैं। देन हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, उसमें डायोड हमें मिल जाता है, मॉसफेट मिल जाता है, IGBT मिल जाता है। मॉसफेट और IGBT की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से लिखिए बच्चे। मॉसफेट तथा IGBT की फुल फॉर्म अपने माइंड से लिखिए, देख के तो सभी लिख सकते हैं। मॉसफेट तथा IGBT की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड। तो एक तरह लिखा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो बिल्कुल सही है ना आपका, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपकी मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है। और IGBT की फुल फॉर्म क्या होती है? महक का भी आंसर आ गया है कि ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। प्रगति IGBT की फुल फॉर्म भी कोई लिख दीजिए। निशान लिखा है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी कि आपका जो अंजलि का आंसर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए, तो सभी आंसर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो भी हम चीज़ें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं उसमें मेनली दो तीन चीज़ें ही होती हैं, डायोड होता है, मॉसफेट होता है, IGBT होता है, थायरिस्टर होता है। तो हमारा मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जबकि IGBT इंसुलेटेड गेट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो इन सभी कंपोनेंट्स को हम इजीली देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उनका रेस्पॉन्स भी हम देख सकते हैं। अब एक हम बहुत ही सिंपल सर्किट यूज करते हैं, जो हम पहले मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, है ना। आप उसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओगे, देन हम उसको मैटलैब के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, और तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम की है। हमें क्या करना है, इस सर्किट में अगर हम 70 वोल्ट का सोर्स लगा दें, इस सर्किट में अगर हम 70 वोल्ट का सोर्स लगा दें
तो हमारे सर्किट में पहले तो करंट कितनी फ्लो होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद तीनों एलिमेंट जो हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कि जो हमारा 3 रेजिस्टेंसेस हैं, मैं फिर से कर देता हूँ। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 20 ओम की है, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम की है और तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम की है। तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम जब सीरीज में कनेक्ट करके एक 70 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं, 70 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं, तो हमारे एक तो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में और दूसरा तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा कितना कितना वोल्टेज आएगा। तो आंसर बहुत जल्दी आपके आ गए। वेरी गुड। कैलकुलेशन करना है ना, हमें आना भी चाहिए। अंजलि ने और आकांक्षा ने, सौम्या, मनीषा, प्रगति, मोनिका, नीलिमा, एकता, वोल्टेजेस भी हमारे हैं जो कैलकुलेट हमने कर ली हैं कि एकता ने कैलकुलेशन बताई है कि 40 वोल्ट और 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, 40, 10 एंड 20 कैलकुलेशन। शिवानी ने भी कैलकुलेशन कर ली है। तो बहुत ही एक तरीके से नहीं तो आपने जल्दी कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई हैं रेजिस्टेंसेस की, वो हमने एक राउंड फिगर में ली, 20 ओम की, 5 ओम की, देन 10 ओम की। तो कैलकुलेशन हम इजीली हमने यहाँ पे कर ली। अब अगर मैं इन रेजिस्टेंसेस की जगह 20 की जगह 100, अगर 20 ओम की जगह मैं 100 ओम कर दूं, देन 5 ओम की जगह 150 कर दूं यहाँ पे, और 10 ओम की जगह 200, तो वैल्यूज़ क्या क्या यहाँ पे हमारी हो जाएंगी। अब नेट की आवाज़ सभी को आ रही है?
आप सबको आ रही है बच्चे? अब तो आवाज़ आपको आ जानी चाहिए। हाँ ठीक है, तो वो थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। चलिए, तो हम कैलकुलेशन हम कर रहे थे। पहली कैलकुलेशन हमने सभी ने कर ली कि जो हमारा 3 रेजिस्टेंसेस थे वो हमारे सीरीज़ में कनेक्ट थे, तो उनको हमने कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ कैलकुलेट की कि पहले वाले 20 ओम के रेजिस्टेंस में 40 वोल्ट आएगा, 5 ओम के रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट आएगा और 10 ओम के रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट हमारा वोल्टेज आएगी। अब करंट तो सेम ही रहेगी, तो 2 एम्पीयर की हमारी करंट इसमें आ जाएगी। तो ये बहुत ही इजी है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हमने सीधी सीधी यहाँ पे कैलकुलेशन हमने अप्लाई कर ली है। तो हमने करंट निकाल ली और उसके बाद हमने वोल्टेज भी कैलकुलेट कर ली। करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम ही होगी, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस में करंट सेम क्यों होगी? तीनों रेजिस्टेंसेस के में आपका जो करंट रहेगी वो सेम क्यों आएगी? जल्दी से आंसर बताइए। गुड, तो आंसर आपके आ रहे हैं सौम्या, आकांक्षा, अंजलि, एकता, क्योंकि सीरीज में हमारा कनेक्शन जब होता है तो करंट हमारी सेम रहती है, और जब हमारा कनेक्शन पैरेलल में होता है तो हमारी वोल्टेज वहाँ पर सेम आती है। ठीक है, अब जब हमें मैटलैब का सर्किट बनाना है तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैटलैब में हम इस सर्किट को कैसे बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि मैटलैब का फ़ायदा क्या होता है, मैटलैब को यूज़ करने का क्या हमारा फ़ायदा हमें मिलता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली चीज़ हमारी है कि एक तो हम लगाएंगे वोल्टेज सोर्स, जो मेरा वोल्टेज सोर्स वहाँ से लेंगे, सोर्सेस में से उसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देंगे। फिर तीनों रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में लगा देंगे, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक एक वोल्टमीटर लगा देंगे इनकी वोल्टेज मेजर करने के लिए, और एक करंट मेजरमेंट यानी कि एमीटर लगा देंगे। तो सीधा सा सर्किट आपका है, बस इसको बनाने में जो टाइम लगेगा वही हमारा केवल टाइम लगना है सर्किट को सॉल्व करने में। ये एक इधर आपका ब्लॉक बना हुआ है पावर GUI, इसको हम ज़रूर लगाते हैं। पावर GUI का मतलब आपका होता है पावर ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। पावर और GUI आपका होता है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब जो भी ये सारे कंपोनेंट हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं इनकी सबकी प्रोग्रामिंग एक तरीके से कहा जाए तो वो सब इस ब्लॉक के अंदर होती है पावर GUI में, जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू हम पूरे सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो वो हमारा ज़रूर लगा होना चाहिए। अगर इसे नहीं लगाओगे तो मैटलैब आपकी रन नहीं करेगी और हमारा सर्किट का आउटपुट नहीं निकलेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हम यहाँ पे केवल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज करेंगे। हम 20 की जगह 100 कर दें, 5 की जगह 50 कर दें, 10 की जगह 150 कर दें, तो मैनुअली तो हमें फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी। पहले सीरीज उनका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा बहुत टाइम लगना है। लेकिन मैटलैब में क्या है, केवल हमें वैल्यूज़ को चेंज करना है और सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा कि पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज है, दूसरे के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और तीसरे के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो हम पैरामीटर्स को चेंज करके बिना कैलकुलेशन किए हम अलग अलग टाइप के लोड के लिए कैलकुलेशंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। केवल हमें सर्किट को बनाना होता है, और सीरीज़ सर्किट तो फिर भी आसान होता है। अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट की, तो यहाँ तो और ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हो जाएंगी।
जैसे अब आपके सामने सेम चीज़ें हैं, सेम रेजिस्टेंसेस हैं, हम इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें, यानी कि 20, 5 और 10 ओम के जो रेजिस्टेंसेस हैं हमारे, अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें और सेम वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 70 वोल्ट का, तो वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। तीनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट कितनी होगी, टोटल करंट कितनी होगी। वोल्टेज तो सेम ही रहेगी, पैरेलल है तो 70 वोल्ट रहेगी, लेकिन तीनों रेजिस्टेंसेस में कितना कितना करंट आएगा और टोटल करंट कितना आएगा, वो जल्दी से आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे आपको मैटलैब का कुछ एप्लीकेशन दिखेगा, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन फिर भी इजी होता है, जब हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं और टिपिकल बन जाती हैं। और अगर हम पैरामीटर्स की वैल्यूज स्पेशल हों, जैसे 159 है, 79 लिखी हुई है, 83 लिखी हुई ओम, 788 ओम लिखी हुई है, तो उसकी कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाती है। जो राउंड फिगर आपकी हैं 5, 10, 15, 20, 100, 150, इनकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, लेकिन जब हम वैल्यूज हमारी टिपिकल हो जाती हैं तो उनसे मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना मैनुअली बहुत मुश्किल हो जाता है, लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उन सबको बचाने के लिए हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शंस या सीरीज कनेक्शन या और कोई भी कनेक्शन आपके हैं, कोई भी सर्किट है, उसको मैटलैब के थ्रू पहले सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही इजी स्टेप बन जाता है और इजीली उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर इसका मैटलैब का डायग्राम दिखाना चाहूँ, तो सेम डायग्राम बनना है आपका। जो आपके रेजिस्टेंसेस थे उनको हमें ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, तीनों में एक एक एमीटर लगा देंगे, जो I1, I2, I3 हमें निकाल के दे देंगे, और एक वोल्ट मीटर लगा देंगे वोल्टेज सोर्स के साथ, तो वो हमें वोल्टेज की वैल्यू दे देगा और करंट हमारी टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कि I1, I2, I3 की वैल्यू कितनी आएगी। तो कैलकुलेशन जल्दी से कीजिए। पहले तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, जिससे में पैरेलल रेजिस्टेंस आपके तीनों जो लगे हुए हैं इनके रेजिस्टेंस मिल जाएगा टोटल, और 70, उससे 70 को डिवाइड कर दीजिए, V/R करेंगे तो I हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल करंट हमें मिल जाएगी। देन आप उसमें करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, या सीधा सीधा आपका टोटल वोल्टेज 70 है, तो हर एक के अक्रॉस आपका जो भी वैल्यू रहेगी वो हमें मिल जाएगी। या तीनों में पहले I1, I2, I3 निकाल लीजिए, और उसके बाद हमें टोटल करंट यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, कैलकुलेशन में इतना टाइम लगाओगे, फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है, सिंपल सा सर्किट है ना। इसमें आपको करंट निकालनी है, तो I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा। तो
शिवानी ने आंसर निकाला है कि I1 3.5 होगी, I2 12 एम्पियर होगी और I3 7 होगी, और टोटल जो वैल्यू हमारी आएगी वो 22.5 एम्पियर आएगी। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से आंसर निकालिए कि जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। सौम्य का आंसर भी है 3.5, 14 एंड 7। तो शिवानी का आंसर 12 एम्पियर कैसे आएगा? 14 ही आएगा आपका ये आंसर, 3.5, 14 एंड 7। तो आपको अपने आप ही ऑब्जर्व हो रहा होगा यहाँ पे कि कैलकुलेशन कितना टाइम टेकिंग है। यानी कि ये तो हम बहुत सिंपल वैल्यू लिए हमने, 25, 10 सीधे सीधे वैल्यू आपकी हैं जिनसे आप इजीली आराम से डिवाइड कर देते हो। अगर मैं 20 की यहाँ पे 39 कर दूँ, 39 से डिवाइड करना हो हमें, या 49 से डिवाइड करना हो, या 47 से डिवाइड करना हो, तब हमारा कैलकुलेशन और भी टिपिकल हो जाती है, लेंथी हो जाती है। तो सीधी सीधी हमें कैलकुलेशन करनी थी। आपको कैलकुलेशन करना ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है। चाहे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इसका, तब हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लें, या सीधा सीधा क्या करो, 70 वोल्ट हमारा ये वोल्टेज है, तो I1 कितना होगा, 70/20 कर दो, 3.5 हो गया। I2 70/5 कर दो, 14 आ गया आपका। I3 70/10 कर दो, 7 एम्पियर आ गया। यानी कि पहले में करंट 3.5 एम्पियर, दूसरे में आपका 14 एम्पियर और तीसरे में 7 एम्पियर। तीनों करंट यहाँ पे KCL लगा दो, है ना। आई करंट जा रही है, तीनों में डिवाइड हो रही है, तो तीनों को जोड़ दो तो टोटल करंट मिल जाएगी हमें। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3.5, 14 एंड 7 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है कि जो हमारी करंट की वैल्यू है वो 3.5, 14 एंड 7 एम्पियर है? टोटल करंट हमारी कितनी आएगी? एक बार फिर से सभी कैलकुलेट कर लीजिए। एक था आंसर 22.5 नहीं, 24.5 आंसर आएगा, क्योंकि जब हम तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में ऐड करेंगे उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 20/7 आएगा, 20/7 ओम आएगा। और जब उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो करंट आएगी वो 24.5 एम्पियर टोटल करंट आएगी। और ये जो करंट हमारी है वो तीनों में डिवाइड होगी 3.5, 14 एंड 7 एम्पियर। तो कैलकुलेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी सही है या गलत है, वो मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी से भी आंसर गलत हो सकता है, मैं भी कभी कभी आंसर गलत कर सकता हूँ, उसमें कोई नई चीज़ नहीं। लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए कि जब हमें I1 निकालना था तो हमने पहली कैलकुलेशन ली, यानी कि टोटल वोल्टेज 70/20 किया। I2 निकालने के लिए 70/5 किया। I3 निकालने के लिए 70/10 किया। और जब हम ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 24.5 एम्पियर आ जाएगा, जिसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं कि पहले इन तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो 1/20 + 1/5 + 1/10, वहाँ से हमारा आ जाएगा 20.7 ओम रेजिस्टेंसेस। और 70 को डिवाइड कर देंगे 20/7 से, तो हमारा 24.5 एम्पियर ही आएगा। तो ये आप अब खुद इसको सोच सकते हो कि हमें कितना टाइम लग रहा है, जब हमारी वैल्यूज बहुत ही ईजी हैं।
अगर हमारी ये बड़ी वैल्यू जाएंगी आपकी, जो जिनके हमें टेबल भी नहीं पता होती है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इजीली 39 से, 499 से, 788 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो बहुत लेंथी बन जाता है, वो हमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा। उसी को सॉल्व करने के लिए हम मैटलैब का यूज़ करते हैं, जिससे हम इजीली सारे जो भी हमारे सर्किट्स हैं, कनेक्शंस हैं, केवल सर्किट बनाने में जो टाइम लगना है वो लगना है, बाकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। चाहे वो हमारा आगे रेक्टिफायर बनाना हो, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है या आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे, सिंपल सा सर्किट आपके सामने है कि एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, एसी वोल्टेज सोर्स, एक डायोड लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दोनों तरफ वोल्टेज ऑब्जर्व कर लेंगे, तो यहाँ पे एसी वेव मिलेगी हमें और यहाँ पे हमें रेक्टिफाइड वेव मिलेगी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की होगी। तो ये हमारा एक मैनुअल कैलकुलेशन का पार्ट था। अब हमने इसी चीज़ को मैटलैब के थ्रू देखना है, तो मैं जूम से एक आपका लेक्चर अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, उस पर हम स्टडी करते हैं कि अगर कनेक्ट हो जाता है सब कुछ ठीक ठाक से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन्हीं चीज़ों को हम मैटलैब में कितनी जल्दी और कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, है ना। थोड़ा वेट कीजिए, अपने ग्रुप पे आपको मैसेज आ जाएगा कि हम कैसे मैटलैब के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। हाँ, अभी लेक्चर होगा आपका, मैं अभी आपको विदिन 5 मिनट एक जूम का लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जूम पे प्रॉब्लम नेट की ज़्यादा हो जाती है, कनेक्टिविटी की दिक्कत आती है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, है ना। अगर आपको दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू एवरीवन।